हेलो दोस्तों। न्यू ईयर के टाइम पे अभी आईबीपीएस ने एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिसमें एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। तो अभी हमारे पास 7 से 8 महीने का समय है। तो अभी हमें अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए और एग्जाम कैलेंडर देखना है हमें क्या क्या एग्जाम के डेट्स हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज शेयर करूंगी जो मेरे बहुत काम आई। किन गलतियों से मैंने जो सीखा, हो सकता है वो आपके काम भी आ जाए। तो बहुत लोगों ने कैलेंडर देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा हम देख लेते हैं कि क्या डेट्स हैं। जिसमें आरआरबीज में क्या क्या है, स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। इसके डेट्स आ चुके हैं, जिसमें ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम जुलाई एंड अगस्त तक हो जा रहे हैं कंप्लीट, और मेंस आप देख पा रहे हैं सितंबर में है, जिसका 1 महीने का ही गैप हमें मिल रहा है स्केल 1 ऑफिसर की तैयारी में। इसमें आप देख पा रहे हैं नॉट एप्लीकेबल है। स्केल 2 एंड 3 एक्सपीरियंस बेसिस पे हम लेते हैं, उनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो कि सितंबर में होगा। ऑफिस असिस्टेंट आप देख पा रहे हैं अगस्त एंड सितंबर में प्रीलिम्स के एग्जाम है एंड नवंबर में मेंस के एग्जाम है। तो अब ये आपने ये देखा होगा कि इसमें 1 या 1.5-2 महीने का ज्यादा समय है, 1 महीने के बाद ही आपका मेंस का एग्जाम आ जा रहा है। नेशनलाइज्ड बैंक में आप देख पा रहे हैं पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी जो एग्जाम मैंने क्रैक किया है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, इसे देख के आप घबराए नहीं, ये क्लरिकल जो ग्रेड रहता था उसका अभी हमने इस बार ये नाम आया है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो हम देख रहे हैं प्रीलिम्स में पीओ के एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, अक्टूबर में होंगे सारे एग्जाम्स और नवंबर में मेंस भी हो जाएगा, जो कि हमें 1 महीने का समय मिल रहा है केवल। नवंबर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम कंडक्ट होंगे और जनवरी 1 जनवरी को ही फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मेंस के एग्जाम हो जाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं दिसंबर में एग्जाम होगा और फर्स्ट वीक यानी 1 फरवरी को ही आपके मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हम देख पा रहे हैं कि 1 सवा महीने 1 महीने यही आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ये गैप है। इसी बीच में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कंप्लीट करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो आपके पास 7 महीने का समय भी है, बट मेंस की तैयारी के लिए आपको 1 महीने का ही समय मिलेगा। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि मैं अभी प्रीलिम्स करता हूँ, पहले मैं प्रीलिम्स को क्लियर करता हूँ देन आई विल स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर मेंस। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप अगर आप प्रीलिम्स के बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा, हो सकता है कि आप उसमें एग्जाम क्लियर ना कर पाए। तो आप अभी साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करते रहिए। अब आपको मैं इस बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि मैं जब तैयारी कर रही थी मुझे क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स हुई, किन गलतियों से मैंने क्या क्या सीखा, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें पहला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस को आप समझिए। ये सिलेबस, यहाँ मैंने इन शॉर्ट आपको सिलेबस डाल दिया हुआ है, जिसमें आपके इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये 2 चीजें और जुड़ जाती हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब चीजों को भी पढ़ना होता है। तो आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी मेंस की भी तैयारी साथ साथ ही करते रहिए। अभी से अपडेट रहिए आप कि करंट अफेयर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूजुअली 6 महीने 9 महीने का करंट अफेयर आता ही आता है। तो आप अगर अभी से आप शुरू कर देते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी, तो आपको लास्ट मोमेंट में जाके आपको परेशान नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ इस बात पे कि आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ ही करिए। और इसमें जो सिलेबस है, हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है, हर एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग अपने सिलेबस को जानिए, उसे समझिए, किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसका लेंथ कितना है, किस टॉपिक की कितनी वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितने पैटर्न्स हैं, उससे आप देखिए आपको किस क्वेश्चन, इस टॉपिक से अगर आपको लग रहा है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी टॉपिक करिए, बट जो 10 क्वेश्चन वाले टॉपिक उसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए सबसे पहले अपने सिलेबस को समझिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप उसे अपलोड करके अपने डेस्क के ऊपर लगाइए और उसे देखिए क्या सिलेबस है आपका, ताकि आपकी तैयारी का पहले बोलते हैं ना, पहला स्टेप यही होता है कि पहले आप अपने सिलेबस को समझिए बिल्कुल कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल जरूरी इसलिए होता है, जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी, बहुत सारी वर्किंग पीपल होंगे जो किसी प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी मेरी जैसी माँ भी होंगी जिनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा, हस्बैंड, फैमिली, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए 24 घंटे का समय आपके पास भी है, हमारे पास भी है। उसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आपके पास अगर लग रहा है कि आपका बच्चा छोटा है, आपको जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। आपको लग रहा है कि मुझे जॉब पे जाना है, 9 to 5 की मेरी जॉब है, तो आप सुबह उठ के थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, फिर आने के बाद थोड़ी पढ़ाई करिए। तो आपको इसी तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसी 24 घंटे को यूटिलाइज करना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके, IBPS 2025 आपका क्लियर हो पाए। क्योंकि देखिए, जिनका एग्जाम क्रैक होता है उनके पास भी समय उतना ही मिलता है, उतना ही समय होता है, 24 घंटा। जिनका नहीं होता है उनके पास भी वही समय होता है। तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको एक एग्जाम्पल बनना है कि मैंने इस टाइम टेबल में मैंने ये एग्जाम निकाला है, क्रैक किया है। तो मैं आपको बोलूंगी फोकस्ड रहिए, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने देर में रीजनिंग पढ़नी है, मुझे इतने देर में इंग्लिश कंप्लीट करना है, और उस पर फोकस्ड रहिए। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का समय जो मेरा इंग्लिश का था वो निकल चुका है, तो आपको छोड़ के अब उस दूसरे टॉपिक पे आना ही आना है, दूसरे सब्जेक्ट्स पे। अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा था कि मुझे आज ये पजल का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मेरा नहीं हुआ, रात के 12-2 बजे तक जग के आप पढ़ाई करिए, इसको कंप्लीट करिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं होंगे, नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे आज ये मेरा टॉपिक है, कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगा, तब तक समझिए कि ये चीजें जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकती है। पढ़ाई, आपका एग्जाम निकल सकता है। ऐसा आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने का। इसलिए टाइम टेबल बहुत मैटर करता है। सिलेबस को आपने समझ लिया है, आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया उसके अकॉर्डिंग कि मेरे को दिन भर में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे उसको पढ़ना है और ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बात देखिए, मैंने अपना मेरा जो लास्ट वीडियोस कुछ शायद थे मैंने जो बनाए थे कि घर के काम के साथ साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब उसमें आपको जो पढ़ने का टाइम मिल रहा है उसमें आप कोचिंग क्लासेस जाने आने में टाइम निकल जा रहा है, तो आप घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप एफिशिएंटली अपने पढ़ाई को सही दिशा दे सकते हैं, उसके लिए वीडियो मैंने बनाया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो होता है सिलेबस को कंप्लीट करना। कोई चीज आपने सिलेबस तो देख लिया है, आपने टाइम टेबल भी बना लिया है, अब उसे कंप्लीट करना है, वो भी 2 से 3 महीने के भीतर। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब तक आप सब सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं हो कि रीजनिंग का ये टॉपिक है वो कैसे बनेगा, ये पजल, ये सिलॉक्स है, इसका रूल्स क्या है, इसको बनाना कैसे है, इनइक्वालिटी है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे फैकल्टीज होंगे, सबके डिफरेंट मेथड होंगे समझाने के। तो आप एक को फॉलो करिए, जिसकी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, जिसका आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है, अच्छे फॉलो करिए, उसे आप पहले समझिए, पूरा सिलेबस पहले आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने में इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, आपको महारत हासिल नहीं करनी है, आपको केवल सिलेबस को समझना है कि अगर आपके मॉक में अगर ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपको पता हो कि उसका पैटर्न क्या है, आपको उसे बनाना कैसे है। आप ऐसे ना रहें कि अरे तो मुझे पता ही नहीं इसका कैसे बनाना है, कैसे करना है। इसीलिए इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जो भी चीजें उसको पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। टारगेट बनाइए कि 3 महीने का समय है, मुझे 3 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ, आपको महारत हासिल नहीं करनी है, आपको बस गो थ्रू करना है। मुझको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कैसे बनेगा, इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है तो उसमें ये एरर आएगा तो यहाँ से ये आ सकता है, आपको कंप्लीट करना है पूरा। आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं आप, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपको नोट्स बनाना। मैं जब अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं एक रीजनिंग के अलग नोट्स, अगर मुझे लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा, इस तरीके से मुझे समझ में आया है, तो मैं कुछ कुछ चीजों को नोट डाउन कर लेती थी। सिलॉक्स में मुझे लगता था कि अच्छा ये इस तरीके के पैटर्न आ सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बनाते समय मुझे डिफिकल्टी लग रही है, तो कैसे मैंने बनाया है मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। इंग्लिश में प्रिपोजिशन में मैंने देखा है कि ये एरर है, ये एरर बहुत जगह पूछा जा रहा है, या ये चीज जो टॉपिक है, एरर का अलग नोटबुक, रूल्स के अलग नोटबुक्स, और इंग्लिश का एक अलग प्रॉपर आपने बनाना है, रीजनिंग का अलग बनाना है आपको, क्वांट के लिए आपको कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं उसको अलग लिखना है, ताकि आप एंड मोमेंट पे जब आपका एग्जाम रहे उस समय आप मोटी मोटी बुक उठा के उसे पढ़ने ना बैठे, आप अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स ले, आपको चीजें तुरंत याद आ जाएंगी, अच्छा ये चीजें ऐसी है, वो शॉर्ट प्रिसाइज नोट बनाइए आप, ताकि आपके एग्जाम से पहले आप उसे देख सकें और आप समझ सकें कि अच्छा ठीक है इतने में आपका हो जाएगा। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, आप आराम से उस नोट्स को देख करके अब एग्जाम दीजिए। इसलिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी मॉक। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, मॉक क्यों जरूरी होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने पहला मॉक दिया था उसमें मुझे 15 या 16 नंबर ऐसे ही कुछ आए थे, तो मैं बहुत ये हुई थी डिसअपॉइंट, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई किया, कंप्लीट किया सिलेबस, फिर ये नंबर आ रहे हैं तो फिर मेरा तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आप जरूरी है
कि आप एक अच्छा ऐसा मॉक लीजिए जो आपके जो अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पे क्वेश्चंस आ रहे हो। आप उसका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से केयरफुली करिए, और आप स्टार्टिंग में मॉडरेट टू डिफिकल्ट मत ले लीजिए, आप पहले इजी टू मॉडरेट लीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपको लगेंगे कि अरे अरे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेरे इतने करेक्ट हो रहे हैं, मेरे करेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, अगर उसमें रॉन्ग क्वेश्चन कम है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और इससे क्या होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पढ़ाई में और मन लगने लगेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अगली बार और अच्छा करेक्ट करना है, मुझे और सही क्वेश्चन बनाने हैं, मेरे क्वेश्चन और गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए मल्टीपल ऑफ मॉक्स लीजिए, बहुत सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, उनको सॉल्व करिए। मॉक परचेस अच्छे जगह से करिए जहां से आपको लगता है कि हाँ ये चीजें भी पैटर्न में आ चल रही हैं, ये क्वेश्चन सही है। पहले इजी टू मॉडरेट दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि इजी टू मॉडरेट में आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में जाइए। तो इससे आपका क्या होगा कि आप एकदम आपकी तैयारी, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना अभी मेहनत करने की जरूरत है। मॉक आपको ये बताता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कर रही थी प्रेशराइज कि पहले आप कंप्लीट करिए सिलेबस, ताकि आप मॉक पे आ सकें। मैंने कोशिश किया था कि मैं 2-2.5 महीने में कंप्लीट कर लूँ सिलेबस, ताकि मैं मॉक पे जम कर पाऊँ, ताकि मुझे पता चले कि अभी इतने में मुझे ये क्लियर हो रहा है, ये कट ऑफ, तो मैं अभी कहाँ तक हूँ, मैं अभी कहाँ पे स्टे कर रही हूँ। इसीलिए आप भी मॉक अच्छे से दीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक एनालिसिस, जो मुझे लगता है मॉक इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मॉक तो दे रहे हैं, उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आप अगर उसको छोड़ते हुए चले जाएंगे तो फिर आपके अंदर जीरो इंप्रूवमेंट रहेगा। अगर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखनी है, एक मॉक में अगर आपके 15 नंबर आए हैं और अगर नेक्स्ट में आपको चाहिए 30 नंबर, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। मैं क्या करती थी, मैं पहले मॉक देती थी, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का समय लेकर के मैं उसकी एनालिसिस करती थी। मैं देखती थी अच्छा ये सवाल मेरे से बना नहीं तो क्यों नहीं बना, अगर यहाँ एरर, ये एरर आया हुआ है, अगर वो एरर मैं कहीं नोट डाउन कर लेती थी, ताकि नेक्स्ट मॉक में जरूर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से मिलते हैं वापस आपको वैसे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो जो आपने इसमें गलती की है, आप पक्का वही गलती आप दूसरे मॉक में करने वाले हैं। शायद वो गलती आप अपने एग्जाम में भी जाके कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बहुत जरूरी है कि आप अपने मॉक की अच्छे से एनालिसिस करिए। उसमें आप देखिए कि क्या चीजें आपने गलत की हैं, क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपको इसमें ज्यादा फोकस करना है, जिसपे आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो मॉक का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी टॉपिक अच्छी है, इस पे आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, ये आपका वीकनेस है, वो पता चलेगा आपके मॉक एनालिसिस से। आप जब मॉक की एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इंग्लिश में इस टॉपिक में मैंने इतना करेक्ट है और इतना मैंने गलत किया है। तो जो आपने जो गलत किया है ना, उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। आप देखिए कि वो गलती हुई है तो कैसे हुई है, और अगली बार वो गलती ना हो। मेक श्योर, आप मेक श्योर करिए कि अगर मैंने इस एरर में या इस जगह पे मैंने भूल किया है, कुछ गलत किया है, वो दूसरे मॉक में ना हो। और उससे आप कहीं नोट डाउन करिए, जो मैंने आपको नोट बताया था ना, उसमें आप वहां नोट डाउन करते जाइए। एक आप नोट्स बना लिया आपने, लास्ट पेज में कुछ रखिए मॉक एनालिसिस के नोट्स, उससे आपको पता चलेंगे मॉक में ये क्वेश्चंस आए थे, वहां आपने ये गलत किया है। तो इसीलिए मैं जैसे बताऊं, जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, अरे मेरा तो बहुत वीक है रीजनिंग, मेरे से पजल ही नहीं बन रहे हैं, मैं कैसे करूं, 5 नंबर मेरे चले जाएंगे, 10 नंबर चले जाएंगे, बहुत टेंस थी मैं। एक समय के बाद प्रैक्टिस करते करते मेरा ये स्ट्रेंथ हो गया था, मेरा टॉपिक रीजनिंग। मुझे मजा आने लगा था रीजनिंग बनाने में। मैं जब भी मुझे समय मिलता है दोपहर को, जब भी मुझे लगता कि अच्छा ये नहीं बन रहा मेरे से, ये बनाना है मुझे, मेरे से लॉक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मुझे ये बनाना है। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, मॉक देना है, एनालिसिस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि आपको जो चीजें वीक लग रही हैं, आपको जिसमें वीक है उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ताकि वो चीज अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। उसके बाद आता है रिविजन, जो कि एक बोलते हैं इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर रहा है आपकी तैयारी में। इसलिए तैयारी कर रहा है कि मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं वोकैब के हिंदू के नोट्स नोट डाउन करती थी, डेली 10-10 करके मैं नोट डाउन कर रही हूँ। बट एंड ऑफ द वीक में मैं देखती थी मुझे उसमें से 5 वोकैब भी याद नहीं हो रहा है। तब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। तब मैं जो मंडे 10 वर्ड लिख रही हूँ उसको मैं ट्यूसडे जरूर रिवाइज करती थी। इससे क्या हो रहा है कि मेरा रिवीजन हो रहा है, और मुझे लास्ट मैंने जो मंडे लिखा है 10 वर्ड, 10 वोकैब, मुझे याद हो जाते थे। फिर इस तरीके से मैं 6 दिन मंडे टू सैटरडे अपना नोट डाउन करती थी, यानी हो गया 60 वर्ड्स, 60 वोकैब्स। अब उसे मैं संडे, उस दिन मैं कुछ भी नोट डाउन नहीं करती थी, मेरा यही रहता था मैं पूरे वीक का उसको रिवीजन करूं। तो इससे क्या होने लगा, मेरे वोकैब्स जो मुझे याद होने लगे, और मॉक में कई सिनोनिम्स एंटोनिम्स मुझे मिल जाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे मैं जो एफर्ट डाल रही हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तब मुझे पता चलता था नहीं, अब ये सही डायरेक्शन है पढ़ाई करने का, अब मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे वो याद भी रह रहा है।
और मेरे वो काम भी आ रहा है, क्योंकि मुझे मॉक में मिल जाते थे क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपको बोलूंगी, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आप पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ाई की है 6 दिन, 7वें दिन आप उसको पूरा रिवीजन करिए, कुछ भी नया टच मत करिए आप। मंडे टू सैटरडे का आप संडे रिवीजन करिए, केवल रिवीजन, क्योंकि आपको उसमें ही बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि आपने 6 दिन में बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी। अब उसको रिवीजन देने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पहले आप तैयारी करिए, उसका रिवीजन करिए। आप 10 सोर्स पे मत जाइए, मेरा मानिए तो आप एक ही सोर्स रखिए, एक ही बुक रखिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ताकि उसमें से क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। अगर आप 10 सोर्स, 10 बुक्स, 10 चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो लास्ट मोमेंट में यही होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिस होंगे आपसे। तो मैं ये बताऊंगी, और रिवीजन पर रिवीजन करते रहिए आप। उसके बाद जो आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 1 महीने का गैप है। उसमें आता है करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं जीए में क्या क्या चीजें आ रही है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक्स। स्टैटिक में वही बहुत सी चीजें आती है, इसका हेडक्वार्टर क्या चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इसको याद कर लिए हैं, उसको रिवीजन करते रहेंगे, और कुछ चेंजेस हो रहा है उसको अपडेट करते रहिए आप। करंट अफेयर डेली, अगर आप वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं किसी के, पीडीएफ डाउनलोड करिए, एक बार उसको पढ़ते जाइए आप। अगर चाहें तो नोट बना सकते हैं कि कौन अभी कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, उसमें बहुत सारे मैं बताऊंगी आपको, डिटेल वीडियोस पे मैं ले आऊंगी कि इसके नोट्स कैसे बनाए, मैंने अपना नोट्स कैसे तैयार किया था करंट अफेयर्स का, ताकि मुझे एक पेज पे वही अपॉइंटमेंट है तो केवल अपॉइंटमेंट मैं पढ़ रही हूँ। अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपके लिए ईजी होता है कि अगर यहाँ पे बैंकिंग में क्या चेंजेस हुआ है, बैंकिंग का अलग नोट्स बन रहा है, अपॉइंटमेंट्स का अलग नोट्स बना रहे हैं, कई क्राइटेरिया मैंने अलग कर रखा था जिससे क्वेश्चन आते थे। तो आप भी उस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए। 7 महीने का समय सफिशियंट होता है, यू हैव अ सफिशियंट टाइम टू क्रैक द एग्जाम IBPS 2025। तो अभी आपसे तैयारी शुरू कर देते हैं आप, लास्ट मोमेंट का बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आके आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि अरे अब तो समय नहीं है मेरे पास, कैसे होगा। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पास लास्ट मोमेंट तक कोई टेंशन होती ही नहीं है। मेरा एग्जाम नवंबर में था, मुझे याद है मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, मैंने स्टार्टिंग से तैयारी कर रखी थी, तो मैंने उसका बर्थडे भी इंजॉय किया, अपने एग्जाम्स भी निकाला। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप अपनी जॉब भी निकाल पाए, क्योंकि 24 घंटे का इस समय सबके पास है, और 2025 आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल, जो जो मैंने बातें बताई हैं, जो मेरे काम आई हैं, जो चीजें मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करें, आप अच्छे से तैयारी करें। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप वो अभी से रिवीजन करते रहिए, उस अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। तो आप ये सब छोटी छोटी गलतियां ना करें, इन गलतियों से सीखें, और जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप लीजिए, अपने लाइफ में यूज करिए, ताकि 2025 का IBPS आपका क्रैक हो जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, फोकस्ड रहिए और पॉजिटिव रहिए। आपको ये लगना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, इस बार मेरा एग्जाम निकालना ही है और मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप अपना 100% दीजिए ना, आप अपना 100% देंगे तो ऑलरेडी सभी चीजें अच्छी होंगी। तो बी फोकस्ड एंड पॉजिटिव, और कंसिस्टेंसी बना के रखिए। आप अगर आज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप वीडियो देख के आपको लगे चलिए मैं कल से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, 1 जनवरी से मैंने ये लिया है कि अब मुझे करना है। नहीं, आपको ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आप डेली 2 ही घंटा पढ़ते हैं, तो 2 घंटा तक आपको एग्जाम डेट तक पढ़ना है। भले दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार आए, सुबह का 2 घंटा निकालिए, पढ़िए, क्योंकि ये 2025 आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। अगर और भी वीडियोस में आपको रिलेटेड लेके आने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।